सिर्फ संस्कार ही नहीं, हम आने वाले पीढ़ी को हमारी तरफ से क्या कुछ इस दुनिया में दे पा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस पर डिस्कशन के लिए आपने जो टॉपिक रखा है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको साधुवाद। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा इतना लेट में जुड़ा। लेकिन ये बात सही है कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ सहेज कर रखा है। अब हम इस ज़मीन पर हम उनके लिए क्या कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, एनवायरनमेंट के तौर पर क्या छोड़ कर जा रहे हैं, या फिर हमने ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो उनको हम एक विरासत के तौर पर दे जाएँ, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। कोरोना ने एक हमको ऐसा मौका दिया है। कोरोना की सब देखिए सब बुराई कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा कि कोरोना हमारे बीच में आया, लेकिन इसने हमें पर्सनल हाइजीन सिखा दी। हमें ये बता दिया कि हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहिए कि हाइजीन क्या चीज़ होती है, क्योंकि आने वाले वक़्त की चुनौतियाँ आज से ज़्यादा होंगी। उस दौर में हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए आज क्या तैयारी करके चलें, वो हम उनको सिखाएँ। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में एक फ़ोटो मैंने देखा, अनलॉक 1 होते ही लोग रेस्टोरेंट में पहुँच गए। ठीक है, रेस्टोरेंट बहुत हमारी एसेंशियल चीज़ों में नहीं आता, क्योंकि हम घर पर खाना खा लेते हैं, कभी आउटिंग करने का मन होता तो जाते हैं, लेकिन वहाँ छोटे बच्चों को हम लेकर जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए, उस बच्चे को हम क्या दे रहे हैं? इस माहौल में जब कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, तो हम क्या उसको बीमारी वहाँ दे रहे हैं? या फिर हम उसको क्या सिखा रहे हैं कि नहीं, ये कोई चीज़ नहीं है, हमको अगर ऐसी कोई गलत कोई दिक्कतें आती है तो हमें बिल्कुल केयरलेस हो जाना चाहिए। अब उनके बच्चों के दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है, होता रहता है, आता रहता है, चलता रहता है। हम उसके दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल आसानी से ले जाना। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में वो फिर हर चीज़ को इसी तरह से गंभीरता से नहीं लेंगे। तो हमने उनको एक बहुत गलत मैसेज दिया। उस रेस्टोरेंट में वो बच्चे को छोटे को बैठा के रखा है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। वहाँ कैसी सावधानियाँ पहले बरती गई हैं, कौन-सी सावधानियाँ नहीं बरती गई हैं, हमने उन चीज़ों को लेकर उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया। बच्चों से आजकल हम बात भी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जो पीढ़ियों का जो अंतर होता है उसमें बच्चे ये कहते हैं कि आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आप तो पुराने ज़माने के हो। लेकिन हमें उस अंतर को काटना है। आने वाले वक़्त के हिसाब से हमें उन्हें क्या बताना है, पर्सनल हाइजीन का जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया, उसके अलावा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई एडवाइज़री जारी की जाती है, वो एडवाइज़री ऐसा नहीं कि किसी ने यूँ ही जारी कर दी। उसके पीछे एक एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है, वो ये ज़रूरी समझती है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल सेहत के लिए, आपकी खुद आपके स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो हम आने वाली पीढ़ी को ये समझाएँ कि आने वाले वक़्त की चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा हैं। कोरोना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे सामने है, और सिर्फ़ मैं ये हेल्थ को लेकर ही अपनी सिर्फ़ एडवाइज़री की बात नहीं कर रहा, हेल्थ को लेकर ही हमारी प्रिकॉशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आने वाले वक़्त की चुनौतियाँ नौकरी को लेकर भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए आप अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम चले जाएँगे। लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो आने वाले वक़्त की ज़रूरत बच्चों के हिसाब से ये है कि उन्हें बताया जाए कि अब सिर्फ़ पढ़ाई-पढ़ाई नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आप किस तरह से इंडल्ज हो जाएँ, टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से एक्सेप्ट करें, उसको कितना सीखें। ये आपको अपने आप में मजबूत करता है दूसरों के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि कोरोना को हम नेगेटिव ना देखकर आने वाले वक़्त में हम इससे कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ हमें ये सिखा सकता है, उसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दूसरे देशों ने इससे क्या सीखा, इससे मुकाबले के क्या उपाय अपनाए, परिवार के स्तर पर लोगों ने किस तरह की सावधानियाँ बरती हैं, अपने बच्चों को किस तरह से उन्होंने सिखाया इस बात को लेकर कि हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात गंभीरता से कही गई है, तो उसकी गंभीरता को समझे, वरना आने वाले वक़्त के लिए हमारे लिए संकट खड़ा होगा। आप अकेले इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे, पूरा परिवार इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो एक पारिवारिक ज़िम्मेदारी आपकी ये होती है, आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि एक परिवार को संगठित करने के लिहाज से, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कुछ नई चीज़ें सिखाएँ, उसके लिहाज से कोरोना ने हमें काफ़ी चीज़ें दी हैं। बिल्कुल, काफ़ी आपने सही बताया, एक आकलन करा, और हमें ऐसे ही आकलनों की, ऐसे ही एनालिटिकल रिपोर्ट्स की आवश्यकता है। और ये तभी होगा जब एक मीडिया और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस पे काम करे, रिपोर्ट्स बने, पब्लिश हो, लोग उसको रेफर करें और आगे बढ़े। हर रिसर्च के अंदर एक नीचे कॉलम ऐड हो, स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च, जो अभी आपने बोला, इसके बाद कि मैंने यहाँ तक कर दिया, अब तुम आगे बढ़ो। हमें मतलब रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा अगर इन सब चीजों पे काम करना है, जैसे भारत जी कह रहे थे। और कुछ नहीं करना, रिसर्च के लिए हमारे पास खान रखी है, खान माइंस, जिसका नाम है वेदा, हमारे इंडियन लिटरेचर, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उनको उनको ध्यान से लिस्ट कर लो और बांट लो, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका कोरिलेशन, उसका इंटीग्रेशन, सब कुछ करने लग जाओ।
रिसर्च हुई रखी है। मतलब एक तो इंसान सोचता है बताओ किस पे काम करे, हमारे पास तो ऑलरेडी सब है सर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो था साइंस जर्नलिज्म, विज्ञान पत्रकारिता। आपने सही कहा कि आपने जो वेदों की बात की है या फिर हमारा जो भी पुराना जो हमारी जो पूंजी है, बेसिकली मैं उसको अगर हमारा खजाना कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो उस पूंजी को सहेज कर रखना, उससे सीखना। भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा गया, मैं उन सभी बातों को रिपीट यहाँ नहीं करना चाहता। सोने की चिड़िया का क्या मतलब था, वो यहाँ से क्या लेकर गए, और वो हमारे यहाँ से ज्ञान के तौर पर हमारी जो संगठित जो ग्रंथ थे उनको लेकर गए, वही उनका ज्ञान था। आज वो तांबे के बाद बर्तनों में पानी पीते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर तो पहले पीते थे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कई बार सुनी होंगी। लेकिन ये बात सही है कि रिसर्च को बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं, आप इस चीज को बेहतर समझते हैं कि हमारे यहाँ पर पढ़ाई का और रिसर्च का जो रेशो है, मतलब एक तो होता है थियरी, एक होता है प्रैक्टिकल। उसका जो रेशो है मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ पर वो बहुत बहुत दुनिया के दूसरे मापदंडों से बहुत अलग है। हम यहाँ पर फोकस करते हैं हमारे एजुकेशन में थियरी पर, और प्रैक्टिकल पर बहुत कम हमारा उसका परसेंटेज रहता है। मुझे लगता है कि आपने जो रिसर्च की बात कही है, उस रिसर्च के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। लोग या बच्चे जब फील्ड में जाएंगे, जो रिसर्च करेंगे, कुछ नई चीजें जानेंगे, उनका इनोवेटिव माइंड होगा, तो मेरे ख्याल से कुछ नई चीजें वो निकाल कर ले सकेंगे। और वो किसी चीज को गहनता से देखना, उसकी डीप में जाना, वो जो उनकी आदत है, वो भी उनकी हैबिट बनेगी। और जैसे आप देखिए वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे हैं, 5th क्लास या 6th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, 12th को वहाँ पर ग्रेजुएशन बोलते हैं, लेकिन उससे पहले आप, मैं एक एग्जांपल आपको फ़िल्मों का देता हूँ। आप फ़िल्मों हॉलीवुड की फ़िल्में देखते हैं, और उसमें आप उनके बच्चों को जब आप देखते हैं, तो वो बच्चे किसी न किसी रिसर्च में बिज़ी होते हैं। भाई मैं एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहा हूँ, मुझे रिसर्च पेपर सबमिट करवाना है, मुझे एक एनालिटिक रिपोर्ट बनानी है। आप देखिए उन बच्चों को इस तरह से डेवलप वहाँ पर किया जाता है, उनके माइंडसेट इस तरह से किए जाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ील्ड में जाएँ। तो मुझे लगता है कि इनके एजुकेशन सिस्टम में भी हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम रिसर्च बेस्ड ज़्यादा हों, बनस्पत इसके कि हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, थियरी पर ज़्यादा फ़ोकस करें। तो यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये कोरोना हमको ये कह रहा है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधार लें, क्योंकि यही आने वाले वक्त की चुनौतियों से आपको तैयार कर पाएगा। जी, मैं अर्चना मैडम का स्वागत करूंगा। अर्चना मैडम ने ज्वाइन करा है। अर्चना जी वेलकम। थैंक यू। अच्छा, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, हम केवल एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जीने का अंदाज है, ये कोरोना जो है, ये उसको पूरे को चेंज करेगा। मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पे भी लिखा था, आप जरा देखिए कि हमारी जो जीने का अंदाज है वो किस प्रकार का है, क्योंकि हम जिस प्रकार से परवरिश जिस प्रकार से होती है, हम उसी प्रकार से जीते जा रहे हैं। जैसे एक विवाह होगा, उसके अंदर पहले एक प्रोग्राम होगा, फिर दूसरा प्रोग्राम होगा, फिर तीसरा प्रोग्राम होगा, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, उसी से आपका ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होता है। ठीक है, यदि किसी की मृत्यु भी होगी तो पहले तीये की बैठक होगी, फिर पहले उसके प्रोग्राम में अंतिम संस्कार में हम जा रहे हैं, फिर मृत्यु उस तीये की बैठक होगी। तो हम एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन भी कर रहे हैं, सब तरह का पोल्यूशन हम कर रहे हैं। आप जरा देखिए, मजेदार वाली बात, इतने दिनों से क्लीन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कोई असर नहीं हुआ। कई सारे ट्रीटमेंट प्लांट चल गए, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, है ना। कई 30-40 साल से चल रहा है, कई सारे इंडस्ट्रियल कूड़ा भी वहां पर जा रहा है। आपके कानपुर से तो पूरा इतनी सारी चमड़े की फैक्ट्रियां चल रही है वहां पर, तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए आप, है ना, तो उनसे कोई असर आने वाला नहीं। अल्टीमेटली जब लॉकडाउन हुआ, जब उसके अंदर कचरा जाना बंद हुआ, तो ऑटोमेटिक गंगा का जो पानी है, यदि उसके अंदर पानी अविरलता यदि है, पानी छोड़ा वो छोड़ा जाता है, तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी वो। तो कहीं ना कहीं हमें जो बिहेवियरल चेंज है, जो हमारा जिस प्रकार का हमारा व्यवहारगत परिवर्तन है, उस पर बहुत ज्यादा असर आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और इस पर रिसर्च किए जाने की भी जरूरत है कि हमारा जो जीने का अंदाज है वो किस प्रकार का होना चाहिए। कई बार लोग बाहर निकलते हैं और अनावश्यक सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कई किलोमीटर चले गए और घूम के आ गए, भाई साहब आप कितना नुकसान कर रहे हो सोसाइटी का, ये तो देखिए। तो अच्छा, आप जरा देखिए सही अनुभव सर आपका। दिल्ली की कंडीशन आप देखिए, गुड़गांव के जो लोग और नोएडा के जो लोग हैं वो जॉब करने जाते हैं गुड़गांव, तो पूरा ट्रैफिक गुड़गांव। इन सब चीजों में कई सारे कंट्रीज में ये व्यवस्था है कि जो शिक्षा का सेंटर है, यहाँ पर मैं
कि सबसे अच्छी स्कूल कौन सी, मैं वहां पर पढ़ाऊंगा। लेकिन सिस्टम ये होना चाहिए कि आपके जो पड़ोस में सबसे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक स्कूलों की दशा है वो भी सुधर जाएगी। कई सारे देशों में ऐसा है, यदि बच्चों को कम से कम जो बोझ है इतना दूर 4 से 5 किलोमीटर पर डे जाना और आना, कई सारी चीजों के लिए ये जो कोविड-19 का महामारी आई है, ये कहीं न एनर्जी को लेकर भी इसी वजह से सोचा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर अल्टरनेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं और बात क्या होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, एक अच्छा आपने चीज़ सामने रखी है। रिन्यूएबल एनर्जी को भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर फैक्ट्रीज़ में अगर हम देखिए प्रोडक्शन तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। हम इसमें फ्यूल के लिए क्या कुछ नया इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर हमें सोचने की जैसा सर कह रहे हैं, गर्ग साहब ने कहा कि इसके लिए भी रिसर्च करें कि क्या दूसरे देशों में इस तरह के हालात में क्या सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया गया था या फिर फ्यूल के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल किए गए थे, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या कुछ रिसर्च की गई थी, वो यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करें तो आप वाली जो बात है जितेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि फिर इतने पैसे और इतने अमाउंट की जरूरत नहीं है, सरकारों को भी ये कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुदरत करवा देगी सब कुछ अपने आप। नहीं, ठीक कह रहे प्रभात जी। मैं मेंबर से अनुमति चाहूंगा कि अब चूंकि 1 घंटा लगभग हो चुका है और अब हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करें विधिवत रूप से, और इस बीच जो आएंगे उनको हम सेपरेट ब्रीफ कर देंगे उस दौरान, है ना। तो मैं प्रारंभ करूं, अनुमति चाहूंगा। जी प्लीज। जी जी। सर्वप्रथम मैं आप सबका आज की ई परिचर्चा में स्वागत करता हूं और मैं एक संक्षिप्त पहले परिचय एक दूसरे का कराना चाहूंगा। जैसे कि ये परिचर्चा महिला विश्वविद्यालय द्वारा हो रही है, तो सर्वप्रथम महिला शक्ति को लेते हुए मैं मैडम अर्चना शर्मा जी, जो IANS न्यूज़वेयर को रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ की ब्यूरो हैं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अर्चना जी। धन्यवाद सर। मैं इसके बाद डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा जी, जो जन टीवी से इस कार्यक्रम में शामिल हैं, प्रभात जी आपका स्वागत करता हूँ। इसके बाद भाई जितेंद्र जी, जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट थे, मैं आपका हार्दिक। इसके बाद भाई भारत दीक्षित जी, जो फर्स्ट इंडिया चैनल राजस्थान का आपको रिप्रेजेंट करते हैं, भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ। भाई प्रकाश व्यास जी, जो हमारे इसलिए क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमारे प्रदेश का प्रमुख अखबार अमर उजाला का राजस्थान हेड है। बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वविद्यालय का जो अपना वेबकास्ट टीवी है, JV TV, उसके मेरे साथी जो है विक्रम जी, वो भी इसमें है, मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मैं डॉक्टर पंकज गर्ग, और कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड का, है ना, इस ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति, सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति, जिसको इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने इस विश्व का पहला निजी महिला विश्वविद्यालय मात्र 35 वर्ष की आयु में स्थापित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त करा, मुझे आशीर्वाद दिया। और 2008 में इस पावन धरती राजस्थान की, जो मेरी कर्म भूमि बनी और यहाँ इस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, उस समय तक काफी महिला विश्वविद्यालय खुल चुके थे जो स्टेट गवर्नमेंट पोषित थे या डीम्ड यूनिवर्सिटी थे, बट निजी महिला विश्वविद्यालय के रूप में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं आया था। और जो आए भी थे या पहले से विद्यमान थे, वो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन से थोड़ा सा परे थे। तो मैंने ऐसा महसूस करा विश्वविद्यालय जब प्रारंभ करा
कि कहीं ना कहीं हमारे देश में एक मनोवृत्ति लिख दी गई है कि महिला मतलब BA MA BCom बहुत ज्यादा करो तो BSc होम साइंस, ये एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम महिला विश्वविद्यालय या कॉलेजों के पास थे। प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज नहीं थे। तो सबसे पहले हमने यही प्रोग्राम अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभ करे और आज भी मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो अभी तक मतलब पिछले 12 साल में भी महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली चालू नहीं हो पाए हैं, जो हमारा विश्वविद्यालय ही पोषित करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे आप होम्योपैथी देख सकते हैं, BHMS, BNYS, नेचुरोपैथी एंड योगा, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सो मेनी प्रोग्राम्स हैं। मतलब बिटियाओं के लिए एक छत के नीचे ही सभी तरह के कार्यक्रम हैं। अब जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो बात ये आ रही थी कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए, आखिर हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए। तो विश्वविद्यालय ने अपना मिशन तय करा, एजुकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब आज 12 साल बाद ये सब चीजें आ रही हैं तो मन कर रहा है लाओ आपके सामने बोल दूं ये बात। मतलब उस ईश्वर ने, उस नेचर ने आज से 12 साल पहले इस विश्वविद्यालय का मिशन लिखवा दिया था, गजट नोटिफिकेशन करा दिया था कि एजुकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट। ये हमारे विश्वविद्यालय का मिशन था। हमें आसपास की कम्युनिटी से लेके दूर दराज की कम्युनिटी का डेवलपमेंट का जिम्मा अपने हाथ में लिया था। और उस समय से हम महसूस करते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज वर्किंग और जो एक्चुअल में धरातल पे काम हो रहा है उसमें गैप है। और वो गैप मुझे ऐसा लगता था कि जानबूझ के क्रिएट करा गया है, बनाए रखा गया है, जिससे कि लोगों का स्पेस बना रहे। आज अब उस चीज की आवश्यकता आ गई कि अब हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट पर, लोकल डेवलपमेंट पर विचार करना पड़ा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी अपनी स्पीच में उस चीज को शामिल करना पड़ा कि लोकल डेवलपमेंट, जो अभी भाई जितेंद्र जी ने कहा कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं। और इसको मैं बड़ा कहूं तो अभी जो माइग्रेशन, मजदूरों का माइग्रेशन का जो इतना बड़ा मुद्दा उछला रहा, ये सब कहीं ना कहीं लोकल डेवलपमेंट से हम लोग अटक गए। इसकी वजह मैं इसका मानता हूं। विश्वविद्यालय ने लोकल डेवलपमेंट के नाम पर पहले दिन से ही काम करना शुरू करा। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय ने ये देखा कि जो भी विश्वविद्यालय की पोस्ट है, पद है, डेजिग्नेशन है, वो महिलाओं के हाथ में रहे। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे विश्वविद्यालय में चांसलर से लेके नीचे सबऑर्डिनेट तक वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वो सब महिलाओं के हाथ में है। वही गवर्न करती है, वही डिसीजन लेती है। दूसरा, जो लोकल कम्युनिटी है, मेरे आसपास के लोगों का मैंने रिजर्वेशन करा हुआ है जॉब में, उन्हीं को यहाँ जॉब मिलेगा। अगर वो उस लायक नहीं है तो उनको स्किल्ड किया जाएगा और फिर जॉब पे लगाया जाएगा। मतलब बहाना नहीं है कि हम उन्हें जॉब नहीं है। 40 किलोमीटर का जो एरिया है, उन बच्चों के लिए सीटों का रिजर्वेशन कर दिया, खुद अपने आप अपने स्टैट्यूज में शामिल कर दिया कि कल को मैं भी ना गलत राह पे चला जाऊं, अगर वो सीट है तो खाली रहेंगी। मतलब मेरे यहाँ जितने कोर्स चलते हैं वो कोर्स में आसपास के गांव की बिटिया एडमिशन लें, नहीं तो वो सीट खाली रहे, जिससे लोकल डेवलपमेंट हुआ। आज आसपास के बच्चे, माँ बाप ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना उन कोर्सों में शुरू करा। उनके लिए रियायती दर पर फीस भी रहती है। अब बात आती है कि हम कम्युनिटी के साथ कैसे जुड़ पाए, कैसे हम उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच पाए। हमारे यहाँ जो कोर्स कैरिकुलम की रचना हुई, जो अभी प्रभात जी ने कहा कि प्रैक्टिकल अप्रोच कम रखी जाती है, हमने प्रैक्टिकल से बढ़ के एक एक्टिविटी वर्ड बनाया, थियरी और प्रैक्टिकल। चूंकि हमारे ऊपर स्टैट्यूटरी काउंसिल से हम उनका विरोध नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर कुछ चीजें थोपती भी हैं, कहने को हमें स्वायत्तता है,
बट चूंकि वो स्टैट्यूटरी काउंसिल है तो वो हमारी एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडीज को अडॉप्ट करनी पड़ती है। मतलब ये फलसफा देखिए, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल पूरा बोर्ड है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी काउंसिल जो तय कर देती है, वो चाहे हमारे यहाँ फिट नहीं बैठ रहे हो, चाहे हमारे यहाँ आवश्यक नहीं हो, फिर भी हमें वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो हमने एक एक्टिविटी बनाया जिसका नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी रखा, और नियर बाई एरिया के 5 गांव गोद ले लिए गवर्नमेंट से, और जो भी कोर्स कैरिकुलम के अंदर पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कंपल्शन कर दिया। हर बच्चे को साल का एक प्रोजेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी के रूप में इस कम्युनिटी में जाके करना होगा। वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा उसके कैरिकुलम से, बियॉन्ड द कैरिकुलम नहीं कि जिसने देखा वो स्वच्छता की बात करे, कोई जा रहा है कि वो नारेबाजी कर रहा है, नहीं। आपको अपने कैरिकुलम से रिलेटेड एक्टिविटी वहां करनी होगी और उसके रिजल्ट्स लाने होंगे। उससे बड़ा अच्छा रहा, एक तो फीडबैक आने लग गया कि हमें अपने कैरिकुलम में क्या चेंज करना चाहिए। अभी हमारी बिटिया नियर बाई एरिया में गई और उसने देखा कि वहां तो वो उस काम को पूरा ही नहीं कर पा रही क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो हमने उसको अडॉप्ट करा, कैरिकुलम में चेंज करा, जिससे कि उसको नॉलेज मिले और वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये बड़ा अच्छा प्रायोजन रहा। आज से 3 साल पहले भारत सरकार ने एक यूबीए करके प्रोग्राम लॉन्च करा, उन्नत भारत अभियान। उन्होंने यही फिलॉसफी हमको 3 साल पहले दी। हमने उनको अगले दिन ही बता दिया कि हम तो इसके प्रखाट पंडित हैं, हम तो ऑलरेडी 8 साल से कर रहे हैं। तो आज उन्होंने हमें 8th या 9th रैंक दे दी, तमाम ग्रांट के लिए अप्रोच कर दिया, क्योंकि हमारे पास इसका काफी कलेक्शन है। अब बात आती है कि हम और इसके अंदर कैसे डेवलपमेंट करें। तो विश्वविद्यालय ने सोचा कि हर बच्चे को रिसर्च ओरिएंटेड करना जाए। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हर स्टूडेंट पे एक पेपर पब्लिश करना कंपल्सन कर दिया गया कि आप सेकेंड ईयर से एक पेपर हर ईयर पब्लिश करवाएंगे अपना, और पीजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 पेपर मिनिमम कंपल्सन करें। जितना हमारा इंटेलेक्चुअल स्टाफ है उसके लिए 3 पेपर्स पर ईयर कंपल्सन करें। लेकिन ये जो पेपर होंगे इसका सब्जेक्ट हम तय करेंगे। हम मतलब विश्वविद्यालय की रिसर्च कमेटी, उसका नाम रखा रिसर्च ऑफ द ईयर, रे में ये डिसाइड हो जाता है ईयर के स्टार्टिंग में आखिर हमारी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, हमारे देश को किस रिसर्च की आवश्यकता है, वो पॉइंट आउट करके वो डिस्क्लोजर में आ जाता है। हर बच्चे को उसी से मिलती जुलती रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हमने महसूस करा कि जिस कंट्री के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास R&D डिवीजन बहुत स्ट्रांग है, वो आगे निकल गया। बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट को, मैं भी पहले बता भी रहा था कि बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले रिसर्च मार्केट में उतार देते हैं, मीडिया के थ्रू उसको एडवर्टाइज कर देते हैं। लोग हैंडी होते हैं, लोग स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को सबको ध्यान होगा, हम मदर फीडिंग पे रोक लगी थी बहुत पहले। इसी रिसर्च के द्वारा हिंदुस्तान लीवर ने अपना मिल्क पाउडर इंडिया के अंदर सेल करने के लिए इस तरह की रिसर्च इंडिया के अंदर पब्लिश कराई थी, और पूरा मिल्क पाउडर बिकना शुरू हो गया था। बाद में हमारी हिंदुस्तान की रिसर्च ने उसको कंटेम करा, और वापस अब हर डॉक्टर के मुंह से सुन लीजिए, कुछ करना मत करना, माँ का दूध सबसे पहले अवश्य पिलाना, यही एक ही नारा आता है उसके अंदर स्लोगन बन के। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले हमारा हिंदुस्तान हाइड्रोक्लोरोक्वीन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा था। अचानक ब्रिटिश के एक पेपर में हाइड्रोक्लोरोक्वीन के अंग्रेजी में छपता है, WHO मना करता है। अमेरिका WHO को आंख दिखाता है, हमारे डॉक्टर साहब उसके कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, तुरंत हाइड्रोक्लोरोक्वीन से बैन हट जाता है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन रेडी स्टार्ट हो गई। तो ये रिसर्च का एक इस तरह का फिनोमिना, एक डीपली काम चल रहा है कि किस प्रोडक्ट को उठाना है, किसको गिराना है, किसकी सेल बढ़ानी है। तो इस काम को हम क्यों ना करें। मैं चाहूंगा कि सरकार हम विश्वविद्यालयों को पाबंद करे
बिल्कुल पाबंद करें कि हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड बने, और उसमें भी कम से कम 25 से 30% रिसर्च लोकल एरिया पर होनी चाहिए, लोकल की नीड के अकॉर्डिंग, जो हमारी लोकल कम्युनिटी, लोकल इंडस्ट्री को जरूरत है। हम उनके प्रोडक्टों को लेके और उनका प्रोडक्ट कैसे अच्छा मार्केट में निकल सकता है, या सोसाइटी की नीड को लेके रिसर्च करें और रिसर्च समाज में दें, वो फिर आगे प्रोडक्शन में रहे। इसी बात को कंपलसरी करते हुए, क्योंकि मैं कोई बात बोलूं और सिर्फ बोल के रह जाऊं, मैं कोई राजनीति में हूं नहीं, मैं शिक्षाविद हूं, मैंने ये पहले अपने यहाँ लागू करा। मेरे यहाँ जितने पेपर आपको मिलेंगे वो सबके अंदर ये हेडिंग कंपल्सन है कि outcomes of the research towards community, सोसाइटी और इंडस्ट्री। मतलब जो पेपर आपका पब्लिश हो रहा है, आपको उसके आउटकम रिलेट टू कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए बताने होंगे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ आइडिया ओरिजिनेटर, ये बात इसलिए लगाई गई कि रिसर्च की बहुत ज्यादा चोरी होती है। जब रिसर्च की चोरी होती है तो एक आसान तरीका दे दिया, आज मैं इस बात को कह सकूं कि मेरी रिसर्च का आइडिया मेरे ड्राइवर ने मुझे गाड़ी चलाते समय दिया था, मैं डेडिकेटेड करता हूं अपनी रिसर्च, बट रिसर्च मैंने करी। अब दो चीजों में अंतर करना पड़ेगा। हर रिसर्च स्कॉलर, हर पेपर पब्लिशर या हर साइंटिस्ट कहता है कि रातों रात उसको सपना आया और उसने इस चीज का इन्वेंशन कर दिया, वो गलत होता है। हाइपोथेसिस, कहीं ना कहीं से उसके मन में विचार जरूर आता है, वो विचार किसी के माध्यम से भी आ सकता है। अगर हम उसको मेंशन करना शुरू कर दें तो शायद हमारे वेदों का रेफरेंस हर रिसर्च के अंदर होता, एरोप्लेन में भी होता, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता, आकाशवाणी में भी होता। भाई संजय महाभारत के अंदर पहले से ही दूर से देख के बता कि कहाँ क्या हो रहा है। ये सब हमारे यहाँ किंवदंती, हमारा सब लिखा हुआ है हमारे इतिहास में। तो अगर आइडिया ओरिजिनेटर का नाम अगर हम लिखना शुरू कर दे, बस वहीं तक सीमित, बाकी उस पर रिसर्च हम नहीं करें। अल्टीमेटली साइंटिस्ट ही रिसर्च करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही लेबोरेटरी टेस्टिंग करके रिपोर्ट्स निकालेगा। ये हमारे यहाँ कंपल्शन है, आउटकम्स कंपल्शन है। और कोरिलेशन विद एंशिएंट लिटरेचर, उसमें वेदा भी आ गए, हमारे पुराण भी आ गए, मुंह जवानी बोले जाने वाली कहानियां, दादी नानी की कहानियां भी आ गई, उससे उसका कोरिलेशन। ये तीन चीजें कंपल्शन है, उसके बिना हम रिसर्च पेपर अपने यहाँ का या बाहर के किसी के द्वारा दिए गए को हम स्वीकार नहीं करते। तो हमने ये कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट करी पिछले 3 सालों से। इससे पहले रिसर्च पेपर जर्नली हमारे रिसर्च पब्लिकेशन में प्रिंट हो जाया करते थे, अब हम उसको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने जर्नल में, यूनिवर्सिटी जर्नल में पब्लिश करते हैं। तो चूंकि लास्ट ईयर ही डिसाइड हो गया था कि इस समय ये बास्केट हमारी होगी, इंटेलेक्चुअल बास्केट ऑफ वुमेन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर ये पेंडेमिक का असर आ गया, तो इस बार हम इसको डिजिटली लेके जा रहे हैं। ये 16 जून से प्रारंभ होगी, जो 21 जून तक रेगुलर डेली चलेगी, जिसमें डिफरेंट जो है टॉपिक्स रखे गए हैं, जिसको हमारी कोई ना कोई फैकल्टी होस्ट करेगी। और क्या है, हाँ, तो डिफरेंट जो है थीम इसकी रखी गई हैं, जिसपे हमारे सभी स्टूडेंट्स और अदर देन स्टूडेंट्स, बाहर के लोग भी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। और उसके बाद अगर उनका पेपर कॉन्फ्रेंस में के लिए अगर एक्सेप्ट होता है, तो वो ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर जो है डिस्कस करेंगे। और अगर नहीं हो पाता किसी वजह से, तो हमने एक और ऑप्शन दिया है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का, तो हम उसको फिर वहां पब्लिश करेंगे। लेकिन हमारे पीछे, इसके पीछे एक हमारी योजना है कि इन टाइटल, जितने भी टाइटल हैं हमारे, जो अभी मैं आपसे एक एक करके 2-2 मिनट में डिस्कस करूंगा, उन सभी टाइटल से मिनिमम 50 रिसर्च पेपर एक टाइटल के सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में 50 रिसर्च पेपर का एक बंच तैयार होगा, एक एडवाइजरी लिखी जाएगी और वो नीति आयोग और राज्य सरकार को भेजी जाएगी। बाकी सरकारों के ऊपर है
कि वो उसको पूरा माने, आधा माने या रिफ्यूज करे, लेकिन हम अपना काम अवश्य करेंगे। जो हमारा आउटकम है फॉर इंडस्ट्री, हम उस इंडस्ट्री को उसको लिख के भेजेंगे। हमने अपनी वेबसाइट पर भी इसका ऑप्शन क्रिएट कर दिया है, जिससे कि कोई भी आकर उसको देख सकता है कि हमारी रिसर्च का इंडस्ट्री आउटकम, सोसाइटी आउटकम क्या है, और उसका लाभ उठा सकता है। और इस तरह से हम क्या, हमारे विश्वविद्यालय की बालिकाएं, हमारे विश्वविद्यालय का इंटेलेक्चुअल सपोर्ट और बाहरी सपोर्ट कहीं ना कहीं भारत की किसी शायद नीति के परिवर्तन में सहयोग प्रदान कर पाए इन रिसर्च को लेके। ये हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मूलभूत उद्देश्य है। अब मैं एक एक टॉपिक को एक मिनट, 2 मिनट में थोड़ा ब्रीफ कर दूं, फिर आप लोग मुझसे जो भी क्वेरीज हैं वो कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ महेश दादी जी न्यूज़ 18 से जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। महेश जी, आप सुन पा रहे हैं? महेश जी? सर, मैं कई देर से जुड़ा हुआ हूँ। महेश जी, मैं कई देर से जुड़ा हुआ हूँ सर। अच्छा। वो अभी लेकिन वीडियो नहीं आ रहा था जी। अच्छा, वीडियो भी हुआ है, ठीक है, चलिए। अच्छा, वीडियो भी हुआ है, ठीक है, चलिए। तो महेश जी, आपका धन्यवाद जी। अब मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारी 16 जून को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसका टाइटल है मैपिंग द नीड ऑफ एग्रीकल्चर फूड बायोटेक इंस्टीट्यूशन विद लोकल कम्युनिटी। ये हमने इसका हेडिंग लिया है। मतलब आवश्यकता है नीड और रिसोर्स दोनों के मैपिंग की। आज जब हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर और फूड बायोटेक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो हो गए रिसोर्स, और जो हमारे आसपास की आवश्यकताएं हैं वो हो गई उसकी नीड। जरूरत क्या है? दोनों चीजें अपनी जगह हैं। नीड अपनी जगह खड़ी हुई है, रिसोर्स अपनी जगह है, लेकिन दोनों को मिलाना है, कोरिलेट करना है, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर रिसर्च पेपर्स आएंगे। अगर मैं कहूं कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, फूड इंस्टीट्यूशन हैं, वो अगर अपने हाथ में सिर्फ अपने आसपास के कुछ एरिया का डेवलपमेंट ही ले ले, तो हमारे भारत का परिदृश्य कुछ अलग ही होगा। बड़ा एक अजीब सा महसूस होता है कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेज है और उसके आसपास सब सूखा पड़ा हुआ है, हरियाली नहीं है। वहां के जो किसान हैं, आसपास के फार्मर हैं, वो विषम परिस्थितियों में हैं कि आखिर वो क्या क्रॉप जनरेट करें, क्या क्रॉप बनाएं, क्या बीज उगाएं, उनको कोई जानकारी नहीं है। और वो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस उम्मीद में लगे हुए हैं? अगर उनसे बात करी जाए तो वो भी यही बात कहते हैं कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ का सॉइल खराब है। मतलब एक डॉक्टर, एक प्लांट का डॉक्टर इस बात को कह रहा है जो समझ से परे है। अगर हम सिर्फ इसी बात को फोकस करें और इसको कंपल्शन करें, आईसीएआर इतना ग्रांट देता है, भारत सरकार इतना ग्रांट देता है, अगर हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज कम से कम हर साल 5 हेक्टेयर लैंड को फर्टाइल करने की कंपल्सरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, तो हमारे देश का अलग ही नक्शा होगा। हमें आवश्यकता है लोकल क्रॉप के बारे में जानकारी रखने की। अभी जो कोरोना का इशू आया, उस कोरोना के इशू में अगर आप देखें तो अल्टीमेटली अभी तक एक ही बात चल रही है कि आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो आप सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अभी तक मेडिसिन वैक्सीन का कोई पता नहीं। अब इम्यूनिटी के लिए जब हम देखते हैं तो हम करते हैं कि हम जो चीज ले रहे हैं, खा रहे हैं, भोजन में यूज कर रहे हैं, वो सब
इतनी पौष्टिक हो कि उसको खाते ही हमको, ग्रहण करते ही हमको इम्यूनिटी प्राप्त हो जाए। लेकिन वो जितनी भी चीजें हैं वो सब बिजनेस क्रॉप हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उनमें नहीं है, क्योंकि हमने क्रॉप का निर्धारण करते समय एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन ने, हमारे यहाँ जब एग्रीकल्चर की क्रांति आई, हमने सिर्फ बिजनेस मॉडल का ध्यान रखा। हम ये भूल गए कि कौन सी चीज, कौन सी क्रॉप किस एनवायरमेंट में और किस एरिया के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। आज तक हम उस क्रॉप पर ध्यान नहीं देते। हमें सिर्फ एक ही बात से मुद्दा रहता है कि हम बिजनेस क्रॉप दें, हम ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएं। यही कारण है कि उस क्रॉप के अंदर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी अब नहीं बची और लोगों की इम्यूनिटी खराब हो रही है। तो सबसे पहला काम मुझे ऐसा लगता है कि हमको लोकल इंस्टीट्यूशंस को, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस को लोकल क्रॉप को जियो टैग कराना होगा, एक आइडेंटिफिकेशन कराना होगा किस एरिया में कौन सी क्रॉप रियल में सरवाइव कर सकती है, उस एरिया में वही क्रॉप आगे बढ़े, दूसरे एरिया में दूसरी क्रॉप बढ़े। हिमालय की क्रॉप राजस्थान में और राजस्थान की क्रॉप हिमालय में उगाने की कोशिश ना करें, जिसको कि करके हम अक्सर तालियां बजवा लेते हैं और कुछ अवार्ड जीत लेते हैं कि पॉली हाउस के अंदर उगा रहे हैं, कि इसको उगा रहे हैं, लेकिन उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। एक एप्पल आपने लिया ये सोच कर कि मैं एक एप्पल खा लूंगा और मेरे को कुछ एनर्जी मिलेगी, आपको नहीं पता वो एनर्जी नहीं, उल्टा आपको नुकसान कर देगा, क्योंकि वो बिजनेस क्रॉप है। एक्चुअल में एप्पल को एनवायरनमेंट जो चाहिए वो वहां पर ग्रो ही नहीं हुआ, उसको तो किसी पॉली हाउस में या किसी के गमले में, घर के गमले में ग्रो करा गया है, या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करा गया है कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं। गर्मी के फल, गर्मी की सब्जी आप अगर जाड़ों में खाना चाहेंगे, वाटरमेलन जूस अगर आप सर्दियों में पीना चाहेंगे, तो इम्यूनिटी नहीं आएगी। इम्यूनिटी लेनी है तो सीजन्स को पहचानो, उसको डिमार्क करो, जिस एरिया के लिए वो बना है उसको वही ग्रो होने दो। हाँ, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम ये होना चाहिए कि वहां वो अच्छे से ग्रो हो, उसके अंदर कम से कम पेस्टिसाइड डले, उसका इस तरह के उसका डेवलप किया जाए सीड कि उसको कम से कम जो है पेस्टिसाइड की नीति हो और एक अच्छी बिजनेस, एक अच्छी क्रॉप वहां से मिल सके। तो इन सबको लेके हमारा जो 16 तारीख का जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर इन सभी पे रिसर्च पेपर आएंगे। इसके साथ साथ हमने बैरन लैंड को भी शामिल करा है। जो हमारे आसपास बैरन लैंड है, उस बैरन लैंड को हम कैसे कल्टीवेट, कैसे हम उस पे ग्रीनरी कर सकते हैं। हमने अपनी बायोटेक लैब में एक छोटा सा प्लांट, नागफनी सुना होगा आपने, नागफनी को इस बैरन लैंड के अनुसार, इस बैरन लैंड के हिसाब से डेवलप कर दिया है, जिससे वो बैरन लैंड भी ग्रीनरी हो जाएगी और जो है हमारे कैटल्स को, हमारे पशुओं को फॉडर मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा। हम बहुत जल्दी अभी कोविड के तुरंत बाद इस तरह का एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं कि जिस किसी को अपनी बैरन लैंड ग्रीनरी करानी है वो विश्वविद्यालय से संपर्क करे और इस तकनीक को ले, जिससे कि वो उसको हरा भरा कर सके। इसके बाद अगला जो टाइटल है, जो 17 को कॉन्फ्रेंस है, वो बड़ा रोचक है, बड़ा ही मजेदार है। The respect of last qualification rather than introduce the entry exit examination। अभी बड़ा एक इत्तेफाक सा हो गया है पूरे देश में कि कहने को हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, कहने को स्टेट बोर्ड सब हैं, लेकिन हमारी डिग्री, हमारे यहाँ से +2 पास करने के बाद, 10th पास करने के बाद हर स्टूडेंट को किसी भी नए कोर्स में जाने के लिए, आगे एडमिशन लेने के लिए, एज ए प्रोफेशनल काम करने के लिए एंट्री और एग्जिट एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ता है। मतलब हम यूनिवर्सिटीज की डिग्री, 10th और 12th बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची। अब वैल्यू सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की हो गई है। एक जमाने में ट्यूशन पढ़ना, कोचिंग पढ़ना अभिशाप माना जाता था,
आज वो फैशन में आ गया है। क्या करे बच्चा, 12th के अंदर स्कूल जाना कम पसंद करता है, कोचिंग सेंटर्स में जाना ज्यादा पसंद करता है। यूनिवर्सिटीज के या फाइनल ईयर डिग्री क्लास में आना कम पसंद करता है, बेचारा एग्जिट एग्जाम या किसी एंट्री एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा पसंद करता है। यहां हम इस पे अपनी रिसर्च दे रहे हैं कि क्या कारण है जब सिलेबस तैयार करने का काम एनसीईआरटी का है। मैं इस समय स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं कि वो सेकंड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के अंदर है स्कूल एजुकेशन। तो ऐसे में जो एनसीईआरटी है वो सिलेबस को तैयार करती है। जब वो सिलेबस को तैयार करती है तो क्या कारण है कि जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसका समावेश अपने सिलेबस में नहीं कर पाती और एक नया सिलेबस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बना देना रहना चाहती है। जबकि होना यह चाहिए कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसका समावेश उनको अपने 10th और 12th के सिलेबस में कर देना चाहिए। बच्चे क्यों 12th का सिलेबस अलग पढ़े और एंट्रेंस एग्जाम का अलग पढ़े। लेकिन मुझे लगता है जानबूझ के ये खाई रखी गई है जिससे एक पैरेलल हायर एजुकेशन सिस्टम जो कोचिंग सिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप हो गया है उसको बनाए रखा जाए, उसको सस्टेनेबल रखा जाए। अगर सिलेबस जो भी एंट्री या एग्जिट एग्जामिनेशन की स्टैच्यूटरी बॉडी है जिनको जो नीड है, अगर उसकी वो रिकमेंडेशन हम यूनिवर्सिटीज के पास भेज दें, हम उस सिलेबस की पूर्ति, हम उस सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें, उसको मॉडरेट कर दें, तो शायद उन्हें एग्जिट एग्जाम की जरूरत नहीं पड़े और हमारी डिग्री की मान्यता बची रहे। आज अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि विश्वविद्यालयों की जो डिग्री है उसके बाद एग्जिट एग्जाम लगाना एक तरह से विश्वविद्यालयों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हमें इसको स्ट्रेंथन करना होगा, स्ट्रेंथन पे ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा है तो 70% सिलेबस सेम कर दीजिए 10-12th का, 30% स्टेट को परमिट कर दीजिए कि वो अपने सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूड करे और उसी 70% के बिहाफ पर मेरिट बनाइए। मुझे नहीं लगता कि डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की आवश्यकता होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर इतना मानसिक दबाव कर दिया गया है कि वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाता। वो बेचारा सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मैं 12th की भी तैयारी करूं, मैं एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करूं। क्यों नहीं हम नीट का सिलेबस, जेई का सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस में समावेश कर दें और किसी चीज की आवश्यकता ही ना हो। मेरे इसी सब मुद्दों पर हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है जहां हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथन ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नो नीड फॉर एंट्री और एग्जिट। नहीं तो एक दिन हम कोचिंग इंस्टीट्यूट बन के रह जाएंगे। हमारा काम होगा यूनिवर्सिटीज का और स्कूलों का तो हो ही गया, बस 12th कैसे भी पास कर लो, आपको उस 12th की परसेंटाइल का कोई बेनिफिट नहीं है। चाहे 90% आए चाहे 60 आए, आपको एंट्रेंस एग्जाम में जाना ही जाना है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में, मैं समझता हूं कि हमें इस पे विचार करना चाहिए और विचार ऐसे ही होगा कि जब इस मुद्दे पे 50 रिसर्च पेपर बिटियाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, रिसर्च के द्वारा सरकार तक पहुंचेंगे तो शायद उनको सोचने का मौका मिलेगा। थर्ड हमारा पॉइंट है, टाइटल है 18 को, नीड ऑफ कंपल्सरी आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन बिफोर द फाइलिंग द केस इन द कोर्ट। हमारा अपना ऐसा मानना है कि जो हमारे पहले समाज की परंपरा थी, घर में बुजुर्ग को बड़ा, गांव में सरपंच को बड़ा, विद्यालय में टीचर को बड़ा, अब आवश्यकता है कि हमें वापस इस तरफ मुड़ के आना होगा और वो तभी होगा कि जब हमारे कोर्ट में जो भी केस फाइल हो उससे पहले कंपल्सन सर्टिफिकेट लगे कि एक बार तो आप अपने घर के मुखिया के पास गए थे या नहीं गए थे अपनी बात को कहने। मतलब एक बार मीडिएशन का मौका कंपल्शन हो जाए। इस तरह के कई एक्ट बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट बना हुआ है, मीडिएशन बना हुआ है, बट वो कंपल्शन नहीं है। उसका एक सर्टिफिकेट लगे कि हाँ हमने इन दोनों के बीच में बैठ के बीच बचाव कराने की कोशिश करी थी, फिर भी ये सेटल नहीं हुआ, राइट नाउ अब आप फाइल कर दीजिए। और मैं समझता हूं इसमें लॉ कॉलेजेस की बहुत बड़ी एक
महती भूमिका हो जाएगी, क्योंकि उनके एक सब्जेक्ट होता है मूट कोर्ट, और मूट कोर्ट में एवरी ईयर बच्चे को नंबर ऑफ केसेस डिस्कस करने होते हैं, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो बना भी कोर्ट जैसा ही होता है। तो मैं इसमें हमने ये सजेस्ट करा है, रिसर्च पेपर्स जो जा रहे हैं, कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, उनकी सेवाएं उसमें ली जाएं, और हर लॉ कॉलेज के अधिकार क्षेत्र पे कुछ गांव या कुछ एरिया हो, वो मीडिएशन का काम करें, कंपल्शन, एक सर्टिफिकेट इश्यू हो, उसको लगाने के बाद ही केस फाइल हो। इससे कोर्टों के अंदर थोड़ा केस की पेंडेंसी कम होगी और एक मौका मिलेगा, एक स्टूडेंट उन दोनों पार्टियों के बीच में मीडिएशन कराने की कोशिश करेगा, और वो कोई फाइनल नहीं है, बट एक आवश्यकता है इस समय। इसके साथ इसमें एक मुद्दा और है कि क्यों ना केस फाइल हो उसी समय जब डेट दी जाती है, तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट उसका टाइम भी फिक्स करते हैं कि विद इन 15 डेज 20 सिविल केसेस की बात हो रही है जिसमें इन्वेस्टिगेशन नीड नहीं है। आज हम देख रहे हैं केस आज फाइल करो, कई कई साल लग जाते हैं, उसका फैसला नहीं हो पाता। इसके पीछे मैं दो कारण समझता हूं। एक तो लॉयर्स के जो मैक्सिमम केस पर डे की जो लिमिट है वो जब तक नहीं बनेगी, उस पे भी एक इसमें रिसर्च पेपर आ रहा है, और एक जब तक हम उसका समय का निर्धारण नहीं करेंगे जिस समय केस एंटर हो रहा है कि ये केस विद इन मंथ क्लियर होना है, 3 या 4 डेट्स में क्लियर होना है, उस समय पाबंद हो, दोनों तरफ से लॉयर भी आए, पार्टी भी मौजूद हो और हाथों हाथ डिसीजन हो। ये सिविल केसेस की बात हो रही है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की नीड नहीं होती। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नीड टू कनेक्ट ए रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल वर्ल्ड फॉर द स्टूडेंट्स। मेरा अपना मानना है कि अब डिजिटल का जमाना आ चुका है, और अब कोरोना में हम उसी के सहारे हैं, और आज ये कॉन्फ्रेंस भी हम उसी के सहारे कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक आवश्यकता लगती है रिकॉग्निशन की, कि हम जिससे बात कर रहे हैं, हम जिसके साथ मिले हुए हैं, जिससे टॉक कर रहे हैं, या जो मटेरियल हमको गूगल पे मिल रहा है या फेसबुक पे जो हमसे जुड़ रहा है, वो रिकॉग्नाइज है या नहीं। हमें आवश्यकता है अपने बच्चों को एक रिकॉग्नाइज टूल देने की, और वो तभी हो सकता है कि जितना भी मटेरियल इसके अंदर पोस्ट करने वाला आइदर थ्रू फेसबुक या गूगल, वो अगर अपने आधार नंबर को यूज करे जिससे उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। क्या जो स्टूडेंट के लिए अगर आपको पोर्टल बनाना है तो गूगल कोई अलग पोर्टल बनाए, या हमारा हिंदुस्तान भी गूगल जैसा कोई नेटवर्क चालू करे, क्योंकि हम एक तरफ तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने बच्चे को भेजते हैं, जहां रिकॉग्नाइज टीचर हैं, जहां रिकॉग्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखने जा रहे हैं। आल्दो जब बिटिया की शादी भी करते हैं तो भी 4 जगह पूछने जाते हैं, और एक उसको छोटी सी डिवाइस पकड़ा दे दे जिसमें कोई भी पता नहीं कि वो किससे कनेक्ट हो रही है, किससे मिल रही है, सोशल मीडिया में कौन है, किससे बात हो रही है, या गूगल पे वो क्या मटेरियल देख रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुनिश्चितता कर दी जाए डालने वाले व्यक्ति की, तो शायद उनको एक रिकॉग्नाइज फोरम मिल पाएगा। और इसके बाद लास्ट 2 दिन में एक कॉन्फ्रेंस और है जिसका टाइटल है वेदास रिकॉग्निशन एज ए सोर्स ऑफ रेफरेंस इन आयुष, मॉडर्न मेडिसिन, फार्माकोपिया एंड डिजिटल मेथड्स, जिसके बारे में अभी काफी चर्चा हो भी रही थी। भारत जी ने भी काफी इसके बारे में बताया भी था और प्रश्न भी पूछा था कि हमारे वेदास कैसे रिकॉग्नाइज हों। तो हमारा इसके अंदर जो पेपर्स पब्लिश के लिए आ रहे हैं, जितना भी अब तक हमारे पास पेपर आ चुके हैं, उससे हमने ये आइडिया लगाया, ये देखा कि जितना भी मॉडर्न के अंदर मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन का जो सोर्स है जिससे वो बन रही हैं, उसी सोर्स से ऑलरेडी हमारे यहाँ हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑलरेडी उसी सोर्स से बनती है। तो फिर दिमाग इस बात पे घूमता है कि पहले वेद आया या मॉडर्न मेडिसिन आई। जवाब मिलता है वेद आया। इसका मतलब हो सकता है उसी सोर्स की जानकारी वेद में से देखकर या उससे प्रभावित होकर उसी केमिकल कॉम्बिनेशन से मॉडर्न मेडिसिन तैयार करी गई हो, क्योंकि सोर्स
ए सेम प्लांट इज सेम, उसका जो क्रूड फॉर्म होता है दैट्स कॉल्ड द आयुर्वेदा, वो आयुर्वेद में यूज होता है। उसी क्रूड फॉर्म को एल्कोहल के साथ ट्राइचुलेट करके जो मेडिसिन बनती है वो होम्योपैथी कहलाती है। और उसी क्रूड फॉर्म के जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो लेबोरेटरी में तैयार करके मॉडर्न मेडिसिन तैयार करी जाती है, और स्टीम के साथ उसका प्रयोग करके आज सब बोलते हैं वो यूनानी में तैयार करी जाती है। तो सोर्स एक है, अब पहचान इसकी करनी है कि आया कौन पहले। आया वेद, वेद से प्रभावित होकर ये सब मेडिसिन बनी है। तो हम जितने भी इसके अंदर रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि ये मेडिसिन पहले वेदों में थी, उसके बाद वो किस किस पैथी में किस किस फार्मेकोपिया का वो पार्ट बनी। यहाँ ये भी इसके अंदर बताया जाएगा। चूंकि इसमें हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है तो उसने भी बहुत अच्छा इसके अंदर टॉपिक लिया है कि अभी जो फार्मासिस्ट हैं वो एक मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस से काम चला करता है। उनका एक रिसर्च पेपर आया, मैं अभी पढ़ रहा था उसको, बड़ा अच्छा है कि वो उसको बिजनेस से को रिलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी दवाई की कंपनी या मेडिकल स्टोर की अगर 1 CR या 2 CR उसकी एनुअल इनकम है तो उस पे एक फार्मासिस्ट की जरूरत है। अगर उसकी 10 है 20 है तो उसको 3 फार्मासिस्ट की जरूरत है। इससे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि डिस्पेंसिंग का अधिकार सिर्फ फार्मासिस्ट को है। फार्मासिस्ट के अलावा दूसरा व्यक्ति डिस्पेंसिंग नहीं कर सकता। तो ये काफी मुद्दों पर, ये सब पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे हैं जितने मैंने आपको बताए, हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो इनको ही लेकर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां इन्हीं से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स आएंगे, गवर्नमेंट को एडवाइजरी जाएगी, फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस नजरिए से देखते हैं। तो अब मैं चाहूंगा, प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रकाश जी, जितेंद्र जी, प्रकाश जी सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। सर, मेरी ब्रीफिंग समाप्त होती है, अब क्वेश्चनेयर सेशन है। आप लोग कुछ भी अगर मुझसे जानना चाहें तो आप लोग मुझसे जान सकते हैं। जी, ओवर। सर, मेरा क्वेश्चन को लेके जो आपने बातें बताई, किस तरह से हम लोकल एग्रीकल्चर को, और ये जो एग्रीकल्चर सीजन बेस्ड होती है, उसके अलावा जो मेडिकल एग्रीकल्चर जो आती है, उसको किस तरह से हम कोरोना काल के बाद रिसर्च करके और डेवलप कर सकते हैं। जी सर, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही सर। तो ये नहीं आ रही आप? जो हमारी बिजनेस क्रॉप जो है सर हमारी। जी हेलो सर, सर वीडियो ऑन करिए। हमारे सभी स्टूडेंट्स आप सबको देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं, वो वीडियो ऑन करिए सर। ज्योति विद्यापीठ की प्रत्येक बालिका, प्रत्येक बिटिया अपने घर से आप लोगों को सुनना चाह रही है, देख रही है, ये यूट्यूब पे लाइव है। प्रकाश जी आप वीडियो ऑन करिए। जितेंद्र जी भाई साहब, मैडम अर्चना जी, भारत जी, जब तक प्रकाश जी आए तब तक आप। मैडम अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए मैडम। मैडम नहीं हुआ तो? हाँ हो गया है, हो गया। आवाज आ रही है सर आप तक? हाँ मुझे आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। हाँ मुझे आवाज आ रही है। हाँ मैडम ऑडिबल जी। हाँ मैडम ऑडिबल जी। जी सर, काफी जो रिसर्च पेपर्स के आपने इश्यूज बताए काफी इंटरेस्टिंग लगे। तो
जानना चाह रहे थे कि इसको आप किस तरह से आगे की क्या मेथोडोलॉजी है कि हमें लोगों तक भी मैसेज जाना चाहिए कि जो किस तरह से आपका आगे ऑडियो क्लियर नहीं था, पूरी तरह से सुन नहीं पाया। मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन पूछे वो अपने म्यूट करें बस प्लीज। मैं आप अपने अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी मैम, अब ठीक है जी। सर, जो ये आपने जो बता रहे हैं अब आने वाले 3-4 दिन में जो ये डिस्कशंस होंगे रिसर्च पेपर्स पे, तो इस पे आप इनको आगे सर्कुलेट, जैसे लोगों तक भी ये चीज पहुंचे, रीच पहुंचे, तो आप इसको आगे किस तरह से प्रमोट कराने का आइडिया क्या है आगे? यानी इट शुड मास लेवल की रीच हो कि हम यहाँ पर रहकर जो हम बता रहे हैं कि आसपास बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, नए डेवलपमेंट कैसे होने चाहिए, तो यानी और आगे मास लेवल पर यानी लोगों बच्चों में तो देखिए जा ही रहा है, लेकिन लोगों के बीच में भी इस चीज की जागरूकता है, उसके लिए भी कुछ है प्लानिंग? जी मैम, बिल्कुल है। पहली प्लानिंग का तो आगाज आज ही हो गया। आप सब इंटेलेक्चुअल्स आ गए, आपके सामने अपनी बात रख दी। आपको ठीक लगेगा तो आप बिटियाओं को बताने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए, मीडिया एक बहुत बड़ा एक माध्यम होता है, उसके द्वारा लिखी गई बात पत्थर की लकीर होती है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। हमारे मीडिया को अभी भी सम्मान हमारे देश में मिला हुआ है। इसके बाद अगला मैडम मैंने बताया कि हम इन रिसर्च पेपर्स के साथ ये जो टाइटल है, टाइटल और उसके साथ मिनिमम 50 रिसर्च पेपर्स के साथ एक एडवाइजरी नीति आयोग को और स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। वो अपनी, क्योंकि पॉलिसी में चेंज उन्हीं को करना है, ये सब रिलेटेड टू कम्युनिटी है, यूनिवर्सिटी इसमें चेंज नहीं कर सकती। हाँ, जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं वो हम सोसाइटी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने विभिन्न सेमिनारों के द्वारा। हम और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड इसके अंदर आउटकम है वो हम इंडस्ट्री को यहां से भेजेंगे। फिर भी हमने पब्लिक डोमेन के लिए अपनी वेबसाइट पर एक कॉलम बनाया है, रिसर्च आउटकम्स फॉर इंडस्ट्री, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट और मेथोडोलॉजी एंड पॉलिसी। वहां हम इन सब को मेंशन करेंगे जिससे गूगल सर्चिंग में वो आ जाएगा। और चूंकि इसके साथ हमें स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च भी कंपल्सरी है हमारे यहाँ, वो भी इसके अंदर मेंशन होगा हर रिसर्च पेपर में, जिससे दूसरे लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। जी मैम। सर, एक चीज और कि जो अभी आप बात कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की, यानी जिन्होंने रिसर्च की ग्राउंड लेवल पे, यानी उनके सामने कुछ चैलेंजेस आए सर कि यानी आज हम पेपर तो दे रहे हैं आगे सरकार को, लेकिन इन सब चीजों को मूलभूत रूप देने के लिए आगे आने वाले समय में विषमताएं क्या क्या है? यानी चैलेंजेस भी होंगे डेफिनेटली, तो ऐसे कुछ चीजों की। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, चैलेंजेस तो आएंगे जब कोई काम करेंगे तो इसके लिए ही हमने इसको एक टूल बना लिया अपना। देखिए, आज अभी हम किसी भी समाज को समझाने जाते हैं कि आप इसको करिए मत करिए, वो मानता है नहीं मानता है, लेकिन जब हमने इसका ट्रेंड देखा, फॉरेन ट्रेंड देखा, उस समय वैश्विक समुदाय में देखा कि जिस चीज के लिए रिसर्च हो रही है उसका पब्लिकेशन हो रहा है आइदर गूगल पे या न्यूज़पेपर्स में, लोग उस तरफ बढ़ चलते हैं, लोग उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो हमने इस टूल को एडॉप्ट कर लिया और यही कारण था कि हमने पब्लिक से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड टाइटल चुने और इस पर रिसर्च कराई। अब ये रिसर्च पब्लिक के सामने जा रही है, वो धीरे धीरे इसको एडॉप्ट करें। जैसे मैं एक आपके बताऊं, इसके अंदर बड़ा अच्छा, ये कोविड के दौरान एक बच्ची ने रिसर्च पेपर अपना करा कि पहले जमाने में घर के बाहर वॉशरूम क्यों होता था, आज उस वॉशरूम की नीड हम सबको है। हमने उस बच्ची की रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भेजी कि आप इसको नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट बनाइए, हर घर के बाहर एक वॉशरूम जरूर हो।
अभी हम सब लोग अपने काम करके, अपने ऑफिस से, बाजार से, मार्केट से जब घर जाएं, सबसे पहले वॉशरूम में जाएं, कपड़े उतारें, स्नान करें, फिर घर में जाएं, जिससे कि इन्फेक्शन घर में ना जाए। उसके साथ साथ वो बिटिया उसमें नीचे लिखती है कि एक शू रैक भी बनाई है। हमारे आज भी बहुत से पुराने घरों में जूते घर के अंदर नहीं जाते। ये सब देखा जाए तो ये सब इन्फेक्शन रोकने का है। अब ये अगर अभी मैं कह दूं कि इसको अडॉप्ट कर लीजिए तो शायद ये कहे भाई अंदर बाथरूम बनाए रखो, उसके लिए मना नहीं कर रहे, आधुनिकता है, लेकिन एक छोटा सा वॉशरूम बिल्कुल गेट के पास बना दो अगर घर को इन्फेक्शन से बचाना है। अब वैसे तो कोई बनाएगा नहीं, ये तो भारत सरकार को नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि आर्किटेक्ट उस पर जब भी सील लगाए कहे भैया बाहर बाथरूम बना हुआ है तो नक्शा पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी बच्चियों ने जो यहाँ हॉस्टल में रहती हैं, एक बहुत बढ़िया बात पे रिसर्च करके दी है, हम उसको भेजने जा रहे हैं कि जो महिलाओं के अंदर अक्सर होता है पीसीओडी की समस्या और यूटीआई की समस्या। हमारे यहाँ दो तरह के वॉशरूम हैं, एक में वेस्टर्न सीट है, एक में इंडियन सीट है। रिजल्ट्स निकल के आए, जो इंडियन सीट्स को यूज करती हैं उनमें पीसीओडी और यूटीआई की बहुत कम हो गया इन्फेक्शन उसमें रेशियो, और जो वेस्टर्न सीट यूज करती हैं उनमें मैक्सिमम है। इस उम्र में ये बच्चियां भी यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, इस उम्र में यूटीआई और पीसीओडी की समस्या का होना, तो ये सब रिसर्च से आएगा, इसको हम तो लागू नहीं कर सकते। हाँ, ये इंडस्ट्री के काम का हो गया, शायद ये रिसर्च इंडस्ट्री को मिल जाए, गवर्नमेंट रिकमेंड कर दे तो वो इंडियन टॉयलेट्स को ज्यादा प्रमोट करने लग जाए, क्योंकि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं बच्चों के सामने, लेकिन हमने इसको अब टूल बना लिया, एक ही सिद्धांत बना लिया। इस कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया, जो भी कुछ करेगा आईसीएमआर करेगा, आईसीएमआर के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन नहीं, हमने तो यूनिवर्सिटी जर्नल में 8 से ज्यादा पेपर पब्लिश कर दिए, टूल बन गया। अभी पेपर लिखो, रिसर्च करो, पब्लिश कर दो, मानो चाहे मत मानो, हम अपना काम करे जा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है एक ना एक दिन ये फर्दर रिसर्च जो होगी उसका स्कोप बनेगा, उसका सोर्स बनेगा। जी मैडम। सर मेरा भी एक सवाल है, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मुरारी लाल गुप्ता जी शामिल हो गए हैं, आपका स्वागत है सर। आप जो है दूरदर्शन न्यूज राजस्थान से हेड हैं, आप उसमें हेड करें, आपका स्वागत है सर। आप हमारे साथ कब से शामिल हैं? आप आ चुके थे ना सर? वीडियो हमें आ गया था बीच, हाँ नहीं बीच में आ गया था, लेकिन किसी आवाज आ रही है सर आपको? जी हाँ, जी 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 बताएं सर। भारत जी सर आवाज आ रही है? आ रही है सर। सर आपने अभी एंट्रेंस एग्जाम की बात की थी कि स्कूलों में, जो कॉलेजों में, माफ कीजिएगा, कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम होती है, लेकिन अब स्कूलों में भी ये सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप कहां तक सहमत है इस चीज से लेकर कि एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसको लेकर मेरा सवाल। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें किसी के ऊपर डाउट करने का अधिकार नहीं है। आज एंट्रेंस एग्जाम का मतलब यह है कि जो डिग्री मैंने दी या बोर्ड ने दी वो डी रिकॉग्नाइज है, मैं उसका सम्मान नहीं करता। आप अपने यहां सिस्टम ऐसा बनाइए, बच्चों पे से मानसिक बोझ हटा दीजिए। ये पैरेलल हायर एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम कोचिंग है, जिसको हमारे यहां अभिशाप बोला जाता था, इससे हमारे बच्चों को बचा लीजिए। आप चर्चा कर रहे हैं, बुरा इसको माफ करिएगा, मीडिया में भी कई बात आ रहा है कि स्कूलों की फीस माफ कर दीजिए। वो स्कूल जो रेगुलर पे स्केल देते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कौन सी सब्सिडी है? वहां तो मानसिक बोझ है ही है। वो बच्चा बेचारा, एक तो हर बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना, हर बच्चे को इंजीनियर, उससे नीचे बात नहीं। तो आप देखिए, बच्चे ना तो 12th को सीरियसली लेते कि उनको पता है 50% नीट या जेई में अप्लाई करने के लिए चाहिए, उतना आ जाना चाहिए, तो वो क्यों मेहनत करेंगे वहां? मेरा इसमें ये निवेदन है कि एनसीईआरटी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वहां जो हमारे एजुकेशन एडवाइजर्स हैं, उनसे निवेदन है कि वो नीट और जेडी के सिलेबस को उस एनसीईआरटी में समावेशित कर दें और उसी के बिहाफ पर मेरिट बनाना शुरू कर दें, स्ट्रेंथन करें,
क्योंकि मुझे मालूम है डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में कुछ ऐसी बातें आती थी कि वहां नकल होती है, वहां जो है बच्चों से बुक रख के पढ़ाई कराई जाती है। तो अब जो आप नीट करा रहे हैं या जेई करा रहे हैं, वो भी तो उन स्टेट में भी करा रहे हैं। मतलब आपके पास एक फ्रूटफुल सिस्टम है, बिना नकल के आप नीट और जेई में बच्चे का आकलन कर सकते हैं। तो वो आकलन स्टेट लेवल के एग्जाम में क्यों नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक और नई राह खोलनी है जिसका नाम है कोचिंग। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को अब कहने लग गई कि आपके यहाँ फ्री कोचिंग की सुविधा चालू करेंगे। मतलब हम जो पढ़ाई करा रहे हैं, हम हायर एजुकेशन जो पढ़ाई करा रहे हैं, उससे ऊपर भी एक पढ़ाई और है। उस पढ़ाई को हमें दे दो, सिलेबस को हम दे दो, हम उसको अपने यहाँ ही शामिल कर देते हैं। या फिर हमको मार्केट में लाने की जरूरत क्या है? किसने कहा था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लाओ? जब आप कहते हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने मन से रिजल्ट निकाल देते, जरूरत क्या थी? सरकार का काम है, सरकार को यूनिवर्सिटियां खोले। मतलब हमारे यहाँ एग्जाम करने के बाद एग्जिट एग्जाम, उसके बाद बच्चा क्या कहते हैं प्रोफेशनल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। हर प्रोफेशनल काउंसिल ने फैशन बना लिया, बार काउंसिल ने कर दिया, मेडिकल काउंसिल ने कर दिया, बची कुछ काउंसिल भी उसको करने जा रही हैं। और एक और मजे की बात भारत जी, कि हमारे यहाँ जो टीचर हैं बेचारे, वो टीचर जब टीचर बनना चाहते हैं तो भी एक एग्जाम जिसका नाम नेट है, उसके बजाय उनको टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाओ, क्लास मैनेजमेंट सिखाओ, कोर्स डेवलपमेंट सिखाओ, 1 साल का कोर्स कराओ, टीचर बाय पैशन बनाओ। ये नहीं कि एक एग्जाम के बाद और एग्जाम, एग्जाम के बाद और एग्जाम, बस एग्जाम ही एग्जाम देते रहो, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। फिर वो कहीं नकल हो गई, कहीं पेपर आउट हो गया, कोर्ट में चले जाते हैं, नियुक्तियां रुक जाती, यही पूरा एक कोकस चल रहा है। तो इसी को इस रिसर्च पेपरों के माध्यम से पेश कर रहा हूं, शायद कल किसी PIL का सोर्स बन जाए। कोर्ट में भी जब ये चीजें जाएंगी तो वहां भी इस बात के लिए जरूरत होगी कि हाँ इस पे कुछ काम हुआ है कि नहीं। 50 रिसर्च पेपर किसी PIL के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, हो सकती है PIL। जी ओवर। जी भारत जी, बहुत सारी बात, अच्छी बात कही है सर आपने। अच्छा, आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ मुझे लगता है, आप अपना फिनिश कीजिए पहले भारद्वाज जी। जी जी बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल और है आपसे। आपने रिसर्च की बात की, आपने अपने कॉलेज में ये लागू भी किया कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो पेपर सबमिट कराएंगे। आखिरकार स्टूडेंट्स और कम्युनिटी में इसका किस तरह के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आप फोकस कर दीजिए जरा। सर बहुत अच्छा आपने सवाल करा। सर आज जो स्टूडेंट है वो भविष्य का निर्माता बनेगा। आज उसको जैसी अप्रोच आप सिखाएंगे कि बेटा इसको पढ़ो, बच्चे इसको पढ़ो और इंप्लीमेंट करो। अगर इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वहां से फीडबैक लाओ, हमें दो, हम सिलेबस चेंज करते हैं। तो इससे कम्युनिटी का भी विकास होता है और बच्चे का भी विकास होता है। वो एक इंटरप्रिटेशन सीखता है कि मैंने जो पढ़ा था क्लास में या बुक में जो था, वो अब मैं अगर किसी से बात कर रही हूं या जा रही हूं या उसके साथ सहयोग कर रही हूं तो वो कितना मैच कर रहा है। अगर अनमैच्ड है तो वो आज ही सशक्त हो जाएगी। जो जनरली हम कहा करते हैं सर कि इंडस्ट्री और एकेडमिक में एक भारी गैप है, ये एक हमेशा टाइटल चलता है और इस टाइटल को कवर करने के लिए सो मैनी कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, लेकिन उसका भी एक आसान तरीका है। हमारे विश्वविद्यालय ने अपने रिसर्च पेपर में उसको दिया है, ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। भारत जी आप सुन पा रहे हैं? भारत जी, भारत जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं बात अपनी पूरी कर दूं? जितेंद्र जी जब तक आप आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मेरे हिसाब से जो कहना चाह रहे थे फिर मैं। हाँ बस मैं ये कहना चाह रहा था सर कि आज अगर इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों के बीच में टाई अप हो जाए सरकार के माध्यम से, और उसके लिए सिर्फ एक आसान सा काम करना है कि भारतवर्ष की जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनकी नेक्स्ट 5 इयर्स की जो उनकी रिक्वायरमेंट है स्किल को लेके, उसका एक डेटाबेस तैयार हो जाए।
और कुछ मत करिए, हर कंपनी को कह दीजिए कि आप जिस तरह से रिटर्न दाखिल करते हैं उससे पहले एक रिटर्न ये दाखिल करिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए और उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जब आपके यहाँ रजिस्टर्ड होने आए मार्केट के लिए, तो उसको बनाने वाले किस स्किल्ड पर्सन की आपको आवश्यकता होगी और उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये नॉलेज हमसे शेयर कर दो, क्योंकि प्रोडक्शन तो हमको देना है ना, उसको हम अपने कैरिकुलम में चेंज कर लेंगे और चेंज करके वैसा प्रोडक्शन मार्केट में उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर देंगे। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दोनों एक हो गए, उनकी जो जरूरत है वो हमारे यहां बननी शुरू हो गई। हमने जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है उसमें यहां तक लिखा है कि अगर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया बनना, मीन हमारे यहाँ वो कोर्स स्टार्ट हो गया या स्टूडेंट ने अडॉप्ट कर लिया, तो उसकी सूचना भी उस इंडस्ट्री को दे दो, जिससे वो बच्ची उसी इंडस्ट्री के अंदर जाके इंटर्नशिप करे, प्रोजेक्ट वर्क करे, वहां से गेस्ट लेक्चर के लिए आए, जिससे जो काम उनको जॉब में रखने के बाद अपने एम्प्लॉय को सिखाना था वो ड्यूरिंग एकेडमिक यहीं पर सीख ले। तो हम कल को इस बात को कह पाएंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि चीन से हमारे पास व्यापार आना चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सीएम साहब इस बात को कह पाएंगे कि मैं राजस्थान में आपको जमीन दूंगा सब्सिडी के साथ, आपको इतने टैक्सेस में रियायत दूंगा और सबसे बड़ी बात स्किल्ड मैन पावर दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ 50 प्राइवेट विश्वविद्यालय, 16 बाकी विश्वविद्यालय हैं, 80 विश्वविद्यालय का समूह है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर में आप उसको रिटर्न में दीजिए, मैं हर साल आपको स्किल्ड मैन पावर देना शुरू कर दूंगा। मैन पावर गलत शब्द बोल गया, मुझे माफ करिए, ह्यूमन पावर, क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग समाज था इसलिए उसने मैन पावर वर्ड यूज करा। मेरे यहाँ बिटिया पढ़ती हैं, वुमेन पावर कहीं वर्ड नहीं है, तो ह्यूमन पावर यूज कर लीजिए। तो वी प्रोवाइड द ह्यूमन पावर। बस ये सर के लिए मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि आपने डिफरेंट चीजों को लिया है, आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट चलता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी एक रिसर्च है, किसानों की आय बढ़ाने। एक तो मैं ये जानना चाहता, सारे रिसर्च पेपर जितने भी हैं क्या आपके यूनिवर्सिटी के ही हैं या बाहर से भी कुछ लोगों ने पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं? एक तो ये। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय से बात हो रही है, तरह तरह की योजनाएं अभी सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, और अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कम्युनिटी फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में भी सरकार जोर दे रही है, फूड प्रोसेसिंग पे भी जोर दे रही है। तो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर जो है किसानों का, या उनकी स्किल अपग्रेड करने का है, या उनका बिहेवियर चेंज करने की जो बातें हैं, क्या उस पर भी कुछ काम हुआ है क्या? जी सर, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये ओपन टू ऑल है। कोई भी हमारे रे से अगर सहमत है, हमारे टाइटल से अगर सहमत है, हमारी आइडियोलॉजी से सहमत है, मीन उसमें एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा आइडिया ओरिजिनेटर का, उसमें आउटकम्स देने पड़ेंगे सोसाइटी या इंडस्ट्री के लिए, उसके अंदर स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च। कोई अगर इस पैटर्न से सहमत है और हमारे सब्जेक्ट से सहमत है तो वो अपना रिसर्च पेपर हमको भेज सकते हैं, लेकिन मात्रा हमारे विश्वविद्यालय की ज्यादा होती है और बाहर वालों की कम। क्योंकि मैं इसमें कहना चाहूंगा जो हमारी बाहर बाकी की रिसर्च हैं वो रिसर्च सिर्फ कभी कभी इसलिए भी कर ली जाती है कि हमारी आवश्यकता है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रिसर्च पेपर लिख लिए जाते हैं। उससे वस्तु स्थिति क्या होगी, फ्यूचर में वो रिसर्च काम में आएगी या सिर्फ बाइंड होकर रह जाएगी, इससे उसका कोई वास्ता नहीं होता। आल्दो वो लाइब्रेरी तक भी नहीं पहुंच पाती, वो एग्जामिनेशन विभाग में ही रह जाती है और कुछ दिनों बाद वो स्कॉलर भी भूल जाता है कि उसने अपनी रिसर्च में समाज के लिए क्या लिखा था। तो इसलिए बाहर के पेपर्स कम आते हैं क्योंकि वो उनके टारगेट्स, उनके एम अलग होते हैं उस रिसर्च पेपर को लिखने के, और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट और टीचर हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ लगे हुए हैं उनके टारगेट्स उससे रिलेटेड है। अब सर जो किसानों की आपने बात कही, मेरा सर इसमें मंतव्य है और इसमें पेपर भी आ रहा है जो अभी आपने बात कही है कि जब तक हम लोकल क्रॉप को, लोकल फसल को, लोकल
जो किसान का आय तय करने का, बढ़ाने का सिद्धांत है, उसको नहीं अपनाएंगे, हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। हम एक चीज को समाप्त करने के लिए दूसरी चीज लाते रहेंगे, फंड्स उसमें खर्च करते रहेंगे। हमारे लिए आवश्यक है कि हम पहले ये पहचाने कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी क्रॉप हो सकती है और उसको जियो टैग करें, वहां का जो किसान है उसको उसमें पारंगत करें, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और वो लगा दे नरेगा के पैसे से। वहां लोकल नरेगा का जितना पैसा है उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में खर्च करें, स्किल डेवलपमेंट करें वहां के किसानों का, वहां के लोकल मजदूरों का, जिससे कि वो वहीं के वहीं उन्हें जॉब मिल जाए। ये इतना फंड नरेगा का और ये जो किसानों पे खर्च हो रहा है, अगर इसको ढंग से यूज करा जाए, और उसका एक काम और हो सकता है कि हम इंस्टीट्यूशंस को उसके अंदर पार्टिसिपेट करा दिया जाए कि हम इसका प्रोजेक्ट वर्क बना के दें, मानो मत मानो आपके ऊपर। मतलब हमारे यहाँ इतना इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, उसका यूज क्यों नहीं करते, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। अब कोरोना के दौरान हमने इस चीज को महसूस कर लिया कि इनके इतने सारे डिपार्टमेंट है, अगर उसमें इंटीग्रेशन हो जाए तो आधे ज्यादा लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। एक दरवाजे पे एक जना जाता है, वो खटखटा के पोलियो के बारे में बता के चला आता है, उससे अगर दूसरी बात पूछ लो तो नहीं बताएगा। दूसरा जाता है, अपनी बात चला के आ जाता है, वहां सब डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सबके अधिकारी को। मेरे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, मैंने इनको बड़े नजदीक से देखा है। क्या अनुभव रहा आपका क्वारंटाइन सेंटर का सर? मेरा ये अनुभव रहा सर, सरकारी आदमी बहुत काम करता है बेचारा, और हम जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर है उसको घर पे बैठा दिया गया, उसको भी काम पे लगाना चाहिए था, नहीं तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करो, उसको भी क्वारंटाइन सेंटरों में नियुक्ति करो। गवर्नमेंट के कर्मचारी बेचारे जो 12th तक के टीचर हैं, जो शिक्षक है, हमारे बच्चों का भविष्य जो बनाएंगे, वो रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं सर, रात दिन बेचारे एक करे हुए हैं। और प्राइवेट हायर एजुकेशन का जो शिक्षक है वो घर में बैठ रहा है, घर में है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना रिसर्च में, ना लेक्चर तैयार करने में, ना किसी और चीज में। तो मेरा अनुभव इस दौरान ये रहा कि सरकार का व्यक्ति जी जान से उस आदेश की पालना में लगा हुआ है, जो सेंट्रल से आ रही है या स्टेट से आ रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे इस बात का गैप जरूर लगा कि उन विचारों के पास पूरा उसका मैनेजमेंट नहीं होता, अपनी बुद्धि विवेक से जितना कर सकते कर रहे हैं, और उसकी गलती हम इंस्टीट्यूशंस की है, सरकार की नहीं है। हमें बनाकर प्लान आगे से आगे भेजने चाहिए थे, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। गवर्नमेंट कोई व्हाइट पेपर वाला ले आए कि तुम्हारी ग्रांट रोक दी जाएगी अगर व्हाइट पेपर सबके डिक्लेयर नहीं हुए, तो हम सब लोग काम पे लग जाएंगे। लेकिन नहीं, हायर एजुकेशन 30 जून को खुलेंगे, 30 जून से पहले कोई शिक्षक नहीं जाएगा वहां। क्यों नहीं जाएगा भाई? उनको लेबोरेटरीज में भेजिए, उनसे पेपर लीजिए, पब्लिकेशन करवाइए, जरूरत है इस चीज की। एग्रीकल्चर में सर बहुत काम हो सकता है, और हमारा किसान और हमारा मजदूर शहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। एक तो बहुत अच्छा काम सरकार ने ये कर दिया कि ओपन कर दिया मार्केट, उसको अब मंडी की जरूरत नहीं है, वो अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन आप उसको उसकी फसल ही उगाने दो, जिससे उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहे, और हम आपको जो इम्यूनिटी की आवश्यकता है वो मिल सके सर। बड़ा अजीब सा होता है, आप अपने बेटे के लिए, मैं अपने बच्चे के लिए कहूं कि बेटा ये एप्पल खा ले, एप्पल सुन रहा है बात को और रो रहा है सर, पूरी तरह से आंसू निकाल के एप्पल रो रहा था सर। एक दिन की बात बता रहा हूं आपको, और उसने मुझसे कहा कि पंकज गर्ग तुम कह रहे हो तुम्हारा बेटा एप्पल खा ले, लेकिन मैं वो एप्पल नहीं हूं, मेरे अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, मुझे राजस्थान में उगाया गया है। मैं तो अगर हिमाचल की वादियों का होता तो न्यूट्रिशन देता, मुझे मत खिलाओ, मुझे खिलाते ये बीमार पड़ जाएगा। इसको बिजनेस क्रॉप कहते हैं, और उसी बिजनेस क्रॉप पर आईसीआर का करोड़ों रुपए का फंड खराब कर दिया और इनाम ले लिए, अवार्ड ले लिए। और हमारे पास में जॉबनेर यूनिवर्सिटी है, वहां आसपास जाइए, आपको देखने को मिलेगा, कह देंगे सॉइल खराब, पानी खराब, सब सूखा पड़ा हुआ है। कंपल्सन होना चाहिए कि आप जिस एरिया के अंदर हैं वहां का एरिया हरा भरा हो, वहां के किसान संपन्न हो, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आज नॉन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट होते हुए हम इस काम को कर रहे हैं। जो ग्रांटेड इंस्टीट्यूट है, हमारा आपका टैक्स का पैसा है, क्यों नहीं करते इस चीज को? अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं है। 5 हेक्टेयर जमीन अगर बैरन लैंड हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अगर संभाली होती, ग्रीन करी होती, तो इस देश का कल्याण हो गया होता।
आपके इस माध्यम से मैं कह रहा हूं, मुझे बैरन लैंड दो। मैंने राज्य सरकार को लिख के दिया, मुझे बैरन लैंड गोद दे दो। मैंने तकनीक इजाद कर ली है, नागफनी की सॉइल के अंदर उग जाएगी। मेरे पास जवाब आया, बैरन लैंड गोद देने का प्रावधान नहीं है। बताइए उससे इसका क्या बुरा हो रहा था भाई। अब मैंने उसको डेवलप कर लिया है, मेरे बायोटेक लैब के अंदर है नागफनी। अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, गुजरात की GTU यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर चौहान हैं, उन्होंने उससे कोरोना की दवा बनाई है, उसी नागफनी से। हम समझ ही नहीं पा रहे। हमारे राजस्थान की फसल है, हमारे राजस्थान की क्रॉप है नागफनी, कम पानी में उगती है, सब बैरन लैंड में लगा दीजिए, उग जाएगी, उससे फॉडर मिलता है, जानवरों के लिए फॉडर तैयार होता है, ग्रीनरी होती है, बारिश अच्छी होगी। हमें इन सब पे काम करना पड़ेगा। जी सर, ओवर। ठीक सर। गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो चूंकि आप शिक्षक है तो मैं शिक्षक का बहुत सम्मान करता हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर मैं आपको मेरा थोड़ा, मैंने सुना है आपको काफी, मैं थोड़ा सा आपको अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ। लगभग 2-2.5 हजार साल पहले चाणक्य के दौर में ले जाना चाह रहा हूँ आपको मैं सर। शिक्षक में वो ताकत होती है कि वो एक जो बकरी भेड़ चराता है उस आदमी को पूरा देश का सम्राट बना सकता है, चंद्रगुप्त। तो सर मैं आपसे, और इवन चाणक्य ने तो अभी ये भी कहा है कि यदि शिक्षक में इतनी ताकत है कि वो शास्त्र तो पढ़ाता ही है, पर यदि शास्त्र से काम नहीं चले तो शस्त्र भी उसको उठाना चाहिए, मतलब उन्होंने यहाँ तक भी कहा है। तो सर मेरा आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं दरअसल बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें जो विद्यार्थी है आपके आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ लीडरशिप कैसे डेवलप हो विश्वविद्यालयों के माध्यम से, जिससे पूरे देश को एक अच्छी लीडरशिप हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। अभी जो यदि लीडरशिप की कहीं न कहीं कमी हमको दिखती है तो सर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षकों की कहीं न कहीं एक लैक रहा होगा निश्चित रूप से। तो सर उस दिशा में आपने क्या, आपका विजन है कि किस तरह आपके स्टूडेंट या जितने भी है वो आगे बढ़कर एक लीडरशिप जैसा उनमें डेवलप हो? जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया मुरारी गुप्ता साहब, धन्यवाद आपको। थैंक यू। लीडरशिप की मैं दूसरी जगह कहां जाऊं, मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूं, मैं छात्र राजनीति से उपजा हुआ एक व्यक्ति हूं, और हमारे टाइम में जो छात्र राजनीति हुआ करती थी वो छात्र राजनीति का अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि अब थोड़ा शिथिलता आ गई है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है और ये चीजें कहीं ना कहीं अब लुप्त होती चली जा रही हैं, उसका स्वरूप चेंज हो गया है। हमारी दखलंदाजी सत्ता में और शिक्षा में सब में रहा करती थी जब हम राजनीति किया करते थे, लेकिन अब वो चीजें उतनी नहीं रही, क्योंकि अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ हर व्यक्ति बढ़ चुका है। और अब सबसे पहला एक ही बात आ गई है दिमाग में, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, और उसको देखते हुए अच्छी लीडरशिप तैयार नहीं हो पा रही, और कहीं ना कहीं राजनीति का विशुद्ध रूप ज्यादा सामने आता है, अच्छी चीजें कम आती हैं, तो लोग उससे घृणा करने लग गए हैं। हम ये भी अगर आप सर्वे कराएंगे सर, तो हम आप, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जब वोटिंग होती है तो हम और आप में से बहुत बड़ा तबका वोट देने ही नहीं जाता है, और वोट देने अशिक्षित लोग ज्यादा जाया करते हैं, ऐसा सर्वे बताता है। और उनको अशिक्षित ही बने रहने देना, बिना काम के फ्री में नरेगा जैसी स्कीमों से पैसे देना, इस बात के लिए एक फौज तैयार करके रखना है कि वो हमको हमेशा वोट के माध्यम से वहां पहुंचाता रहे। तो राजनीति का अब वो माहौल नहीं रहा, और कहीं ना कहीं शिक्षक को भी अब शिक्षक नहीं कहा जा रहा, उसके पास भी अब पावर नहीं रही अपने छात्र का व्यक्तित्व बनाने की, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क इतने लग गए हैं कि आप फेल को फेल नहीं कह सकते सर। नई नई ग्रेडिंग स्कीम आ गई, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम काम करके लाना, आप ये नहीं कह सकते कि आप डिसिप्लिन में आओ, आप यूनिफॉर्म में आओ, आपके मार्क्स कम है क्योंकि डिप्रेशन,
अगले दिन मीडिया में खबर, डिप्रेशन, शिक्षक ने डिप्रेशन। अरे हमें अपने बच्चे का व्यक्तित्व निखारने के लिए कुम्हार की तरह से काम करना पड़ता है सर, बार बार नॉक करना पड़ता है, बार बार नॉक, कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा, कभी उसको डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है। हम आप भी पेरेंट हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं, मेरे बच्चे को भी कोई कुछ कहेगा तो शायद मैं भी रिएक्ट गलत ही करूंगा, जबकि बाद में सोचूंगा कि उसके लिए आज ये डांट पड़ना बहुत जरूरी था। तो सर शिक्षक को आप पावर दे दीजिए, शिक्षक आज भी सक्षम है सब कुछ करने में, लेकिन आप उसको उसके अधिकारों पे बनाए रखिए, क्योंकि शिक्षक को अब लोगों को, मैंने कहा ना, फादर नहीं गॉड फादर चाहिए। अब सबको वो शिक्षक से क्वेश्चन गूगल के अनुसार करता है, वो गूगल जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो गूगल जिसपे इंफॉर्मेशन डालने वाला अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता। तो बच्चे आजकल शिक्षक से भी क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए हैं। तो टीचर ने भी अपनी लिमिटेशन कर ली है, ठीक है भाई, हमको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने या स्कूल ने कहा, हमने पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब आपके ऊपर है। तो सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। आज पेरेंट्स ने मेरे पास फीस जमा करा दी ये सोच के कि हमने उनको शिष्टाचार दिए नहीं, अब यूनिवर्सिटी जाने शिष्टाचार भी दे और उन्हें पढ़ाई भी, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी कि 8th तक आप किसी को फेल नहीं करोगे, 10th और 11th में 50% मार्क्स ले आओ, क्योंकि आपको नीट और जेई में जाना है। आप किसी को विश करो चाहे मत करो, वो मॉडर्नाइजेशन है। सब लाके आखिरी पड़ा विश्वविद्यालय के पास, यहां से अब बच्चा या तो कॉर्पोरेट में जाएगा या सोसाइटी में जाएगा। तो हमें उसको सब कुछ सिखाना है, विश करना भी सिखाना है, नमस्ते करना भी सिखाना है। लेकिन मैं इसमें बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वो तबका, मतलब महिलाएं, उनके अंदर अभी ये सब चीजें विद्यमान हैं, वो अपनी घर की परंपराओं को लेके आगे बढ़ रही हैं। हमें उन पे ज्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और हमारी बिटियाएं जो हमारे स्किल्ड हैं, स्किल होकर समाज को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो रही है। तो सर एक छोटी, चूंकि आपका ज्योति विद्यापीठ तो अनुशासन के मामले में बहुत अव्वल है, इसमें कोई शक नहीं है, पर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने मैं स्कूलों की बात नहीं कर रहा, विश्वविद्यालय जितने भी हैं ज्यादातर, उनमें एक डिसिप्लिन, आपको लगता है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा एक कारण है कि उनमें लीडरशिप डेवलप नहीं होने का? हाँ जी, बिल्कुल है सर। और उसका कारण ये भी होता है सर कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमको आजादी भी चाहिए। जैसा शिक्षक है, अब मैं उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी बात कर रहा हूं। आज हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कई गाइडलाइन बनानी पड़ती है, कई बार हमको कुछ सख्त नियम बनाने पड़ते हैं। हमारे उन नियमों पर मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम पे भरोसा ना करके वहां पर वो नियम तय होने लग जाते हैं। तो आप एक तरफ तो हमको फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हमसे आपको एक चरित्र भी चाहिए जिससे देश का निर्माण होगा, और हमको सब तरफ से बांध दिया। सिलेबस हम चेंज नहीं कर सकते, बच्चों से हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपने हिसाब से कोई चीज लागू नहीं कर सकते, फिर हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो? मत करो, जैसा आ रहा है वैसे ही बाहर निकल जाए, बात खत्म होती। क्योंकि आपने हमारी डिग्री के बाद एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम बना दिए, मतलब आपको हम पे भरोसा ही नहीं है, ना हम पे ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे। क्या जरूरत है ये सब बनाने की? अभिशाप है। हम यूनिवर्सिटीज को आगे आना चाहिए इस बात के लिए कि आप हमारी डिग्री को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी साथीगण जो आज यहाँ उपस्थित हुए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि महिलाओं के लिए जो मुहिम ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ने चला रखी है, जो उठा रखी है, उसमें समय समय पे हमें आप मार्गदर्शित करते रहेंगे, हमें मीडिया का दृष्टिकोण, हमें फीडबैक देते रहेंगे, जिससे कि हम अपनी पॉलिसीज में, अपने सिलेबसेस में व्यापक चेंज करते रहें, और महिलाओं के द्वारा नीतियों में परिवर्तन आए, बातचीतों में परिवर्तन आए, समाज में परिवर्तन आए। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अर्चना मैडम जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू सर।